सभी को जोहार। आज यहां सरायकेला खरसवां के गोंदपुर मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के इस तीसरे चरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे छात्र छात्राएं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता साथीगण, माझी, मुंडा, मानकी, गुड़ीत, नायके और उपस्थित मंच पर मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आबोरन जहां तिना गो बवा बोया मिश्रा मजी हड़ाम को पे स्वार सटेर कान आपे कहो अडी अडी सरहा गुण मनाओ जोहार। यूं तो मंच के माध्यम से बहुत सारी बातें आ गई है और आप, मुझे नहीं लगता है कि अब राज्य का कोई ऐसा कोना बचने वाला है जहां सरकार नहीं पहुंचेगी। अभी इस परमंडल, इस जिले का विशेष कार्यक्रम के वजह से ये थोड़ा पंडाल बड़ा बना है, लेकिन आज आपके इस जिले में और दूसरे प्रखंडों में भी, पंचायतों में भी शिविर लग करके ऐसे ही वहां पर लोगों की भीड़ जमा है और वहां पर भी जिस तरीके से इधर दाएं बाएं काउंटर लगा हुआ है वैसे काउंटर लगे हुए हैं और हर काउंटर में लोग अपने लिए योजनाएं ढूंढ रहे हैं। कोई वृद्धा पेंशन के काउंटर में अपना पेंशन बनवा रहा है, कोई आबू आवास के सेंटर पर आवास का दरखास्त दे रहा है, तो कोई सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना में शामिल होने के लिए हमारी बच्चियां लगी हुई हैं। हमारे किसान, नौजवान अपने लिए सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं जो बनाई हैं उनको लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये शिविर का तीसरा चरण है। पहला चरण हम लोगों ने 2021 में शुरू किया, दूसरा चरण 2022 में और तीसरा चरण का ये 23 नवंबर 2023 में शुरू हुआ है। आपके जिले में लगभग 48 शिविरें लग चुकी हैं, 9 प्रखंडों और 135 पंचायतों में से, 32 पंचायतों में से। अभी सभी पंचायतों में ये शिविर लगना है और इस शिविर के माध्यम से जो हमने चुनाव के पहले कहा था कि हमारी सरकार ऐसी बनेगी
जो हेडक्वार्टर से विकास का पैमाना नहीं खींचेगी, अब ये गांव-गांव में जाकर के लोगों से पूछ करके और लोगों के आवेदन के आधार पर कार्य योजना बनाएगी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब पहला शिविर हम लोग लगाए तो 35 लाख हमको आवेदन मिला। दूसरा शिविर लगाए तो 55 लाख आवेदन मिल गया। लगभग 1 करोड़ के लगभग आवेदन और समस्याओं से भरा हुआ आवेदन। हम माथा पकड़ लिया कि 20 साल जो पूर्व की सरकारों ने क्या काम किया भाई गांव में, इतनी समस्याओं का भंडार कैसे आ गया। इसका मतलब कि पूर्व की सरकारों ने इस राज्य के आवाम की कोई सुधि ना ली, ना बूढ़ा बुजुर्ग के लिए, ना असहाय के लिए, ना किसानों के लिए, ना नौजवान के लिए, ना हमारे आने वाली पीढ़ी बाल बच्चों के लिए। कुछ भी नहीं किया। और इतना बड़ा सरकारी महकमा जो कर्मचारियों का, जहां बजट का आधा से अधिक पैसा सरकारी तनख्वाहों में जाता है, वो कर्मचारी भी बैठे रहे। इन आवेदनों को देखने के बाद हमें लगा कि ब्लॉक कार्यालय काम नहीं कर रहा है, वहां दलालों का अड्डा हो गया। इन दरखास्तों से यह लगा कि जिला कार्यालय काम नहीं कर रहा, वहां भी दलालों ने कब्जा कर लिया। कब्जा ऐसा नहीं, जो कर्मचारी का जिम्मेवारी आपको सेवा देने का था, पूर्ववर्ती सरकारों ने वो आपके सेवा के बजाय उन लोगों ने अपना सेवा करवा लिया और अपना जेब भरने का काम किया। हमने उन सभी आवेदनों का एक सूची बनाया, एक एक करके समस्या का समाधान करना शुरू किया। पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, पांचवा कौन होगा, और सरकार के पास संसाधन कितने हैं, इसके आधार पर हमने कार्य योजना प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है देश का, और ये राज्य को पिछड़ा नहीं होना चाहिए था। एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ापन बनाया गया। जब ये राज्य अलग हुआ था तो हम लोगों का सरप्लस बजट हुआ करता था। आज घाटे का बजट सरकार पेश करती है। कहां चला गया पैसा? जब हम राज्य अलग हुए तो उस समय तो अमीर थे, अब गरीब कैसे हो गए? ये हमारे सोच से परे हो गया। जिस तरीके से अलग राज्य का लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे अनेक लोग शहीद हो गए, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी जवानी, बुढ़ापा, बचपन सब राज्य को दे दिया। आज एक उम्र के पड़ाव में बैठे हैं, लेकिन जो असल अधिकार था राज बीतने के 20 साल के बाद भी हमारे लोगों को नहीं मिला। और हम लोगों का दुर्भाग्य भी बड़ा अजीब था। इतना मेहनत 2019 में किया, सरकार ठीक से बना भी नहीं। कोरोना कोविड जैसा महामारी पूरी दुनिया को आके घेर लिया, और ऐसा आदेश भारत में सरकार के द्वारा निर्देश हुआ जिसको लॉकडाउन बोलते हैं, कि पूरा दुनिया रुक सा गया। गाड़ी मोटर, हाट बाजार, काम धाम सब बंद, घर से निकलने के लिए मना हो गया। आप घरों में ताला बंद करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उस समय भी हमारे अनेक लाखों मजबूर, कमजोर, गरीब लोग दूसरे राज्यों में कमाने खाने जाते थे, वो लोग भी जहां तहां फंस गया। दिल्ली मुंबई तो देश के अंदर, 7 समुंदर पार भी हम लोगों का लोग यहां का फंस गया। उस समय का स्थिति
देश आजाद होने के बाद कभी किसी ने नहीं देखा था। और झारखंड जैसे पिछड़े के लिए ऐसी विपत्ति तो जियो या मरो वाला हालत है। कुछ भी चुनौती आती है तो गरीब, किसान, मजदूरों को तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो इस महामारी तो हम लोगों के लिए सबसे मुसीबत का समय होता है। चाहे महामारी हो, चाहे सुखाड़ हो, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गरीबों को फर्क पड़ता है। इसीलिए हमने सबसे पहले इन शिविरों का आकलन करते हुए इस राज्य के लोगों के सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी। और सामाजिक सुरक्षा में हमने सबसे पहले इस राज्य के लिए और हमारे राज्य के जल जंगल जमीन के लिए और हम सब लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन काल बिता दिया, जो आज बूढ़े बुजुर्ग हो गए, जो आज विधवा महिला हो गई, जो लोग विकलांग हो गए, उन सबको पेंशन देने का कानून बना दिया। आज कोई हमारे गांव में विधवा महिला नहीं मिलेंगी जिनको पेंशन नहीं मिलेगा। आज कोई बुजुर्ग नहीं है 60 साल का उम्र का जिसको पेंशन नहीं मिलता है। आज तो स्थिति यह है कि लोग अपना आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में दिन गिनता है कि मेरा 60 साल कब होगा और हमारा तुरंत कार्ड कैसे बन जाएगा। पहले तो वही वृद्धा पेंशन के लिए बरसों बरस तक दलालों के चक्कर में हमारे बुजुर्ग लोग 200 रुपया, 400 रुपया घूस दे दे करके थक गया, लेकिन पेंशन का कार्ड नहीं बना। और आज स्थिति यह आ गई कि एक ही घर में बाप भी पेंशन ले रहा है, मां भी पेंशन ले रही है और बेटा भी पेंशन ले रहा है। यह स्थिति है। पहले हम लोग के विधवा महिलाओं को 40 साल का इंतजार करना पड़ता था, तब पेंशन मिलता था। हमारे विकलांगों को पेंशन का दायरा बांध दिया गया और विधवा होने का कोई पैमाना नहीं है। विकलांग होने का कई कारण होते हैं, ये कोई अपने से नहीं होता। शादी होने के चंद दिनों के बाद भी महिलाएं विधवा होती है। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन दुर्घटना, कोई महामारी, कोई बीमारी से कई महिलाएं आज के दिन में अकेले जीवन जीने के लिए मजबूर है। उसका कोई सहारा नहीं। जैसा बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं मिलता है तो बेटा भी बाप को घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन आज उन बुजुर्गों को हमने लाठी देने का काम किया, सहारा देने का काम किया और विधवा महिलाओं के लिए ये कानून बनाया, जिस दिन से वो विधवा होगी उसी दिन से हम पेंशन देने का काम करेंगे, चाहे वो 18 साल की होगी, चाहे वो 35 साल की होगी। अब पेंशन के लिए कोई दलाल, कोई किसी के पास हाथ जोड़ने का जरूरत नहीं है। आप उम्र का सर्टिफिकेट लेके जाओ और पदाधिकारी तुरंत आपका पेंशन का कार्ड आपको हाथ में देगा। उसी तरीके कई चीजें हैं जो सरकार दे रही है। आप सबको पता है, रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान के बगैर वो इंसान अपना जीवन नहीं काट सकता। और हमारे राज्य में गरीबी ये हालत है, बेचारा किसी तरीके से किसी जमाने में कोई मिट्टी का घर बना दिया, आंधी तूफान में, बिजली में अगर टूट गया तो दोबारा नहीं बना सकता है।
और हम लोग के राज में तो कुछ महावत हाथी सब इधर उधर घूमता रहता है। गलती से वो ढूंस दिया तो फिर हम नहीं बना पाते थे। और केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया कि 2022 तक पूरे देश के गरीबों को हम आवास दे देंगे, लेकिन ये राज्य में तो गरीब ही लोग रहते हैं भाई। जब हमारा आंकड़ा भारत सरकार को गया और उसने भी ये माना कि इस राज्य में गरीब लोग हैं और गरीबों के लिए जो आवास सैंक्शन करने का था, पैसा देने का बात था, वो मुकर के हमारी मांग को पूरा नहीं किया। आज प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया, अब नहीं मिलेगा गरीबों को। लेकिन आज के दिन में भी हमारे आंकड़े में 8 लाख ऐसे लोग चिन्हित हैं जिनको अभी भी आवास उपलब्ध कराना अनिवार्य है। लेकिन जिस तरीके से आवेदन आ रहे हैं, जिस तरीके से गरीबों की जो इस आवास के प्रति जो हम रुझान देख रहे हैं कि अब वो आवास के काउंटर में लोग भीड़ कचाकच हो गया, तो हमने जिला प्रशासन को कहा कि 2 काउंटर लगाओ और कितना आवेदन आता है सबको लाओ और हम जांच करने के उपरांत जितना भी अब वो आवास लोग उसके लायक होंगे सबको आवास देने का काम करेंगे। ये हम अपना खर्चा से देंगे, राज्य अपने खर्चे से देगी। केंद्र सरकार ने बंद कर दिया और केंद्र सरकार जैसा मुर्गी खाना नहीं देंगे। अब झारखंड सरकार अब 3 कमरे वाला सुसज्जित आवास बना करके आपको देगी। इसके लिए पहले चरण में अभी हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपया इसके लिए व्यवस्था हमें करना है। लेकिन जो आवेदन आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे भी अधिक हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी और पैसे का अभाव, जैसा आप लोगों को एक एक रुपया का मोल मालूम होता है, सरकार के रूप में भी हमें भी एक एक रुपया का मोल मालूम है। और हमारा जो हक अधिकार पैसे का है वो केंद्र सरकार नहीं दे रहा। वो हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। हम रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे थे, अब अबुआ आवास की योजना हम चलाएंगे और उसके माध्यम से हम अपने गरीबों को आवास देंगे। और जहां तक रोटी का बात है, खाने का बात है, आपको याद होगा 2019 के पहले यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा था, दर्जनों लोग मरे, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगा। और इन लोगों ने इनकी बेरहमी देखिए। इस गरीब पिछड़े राज्य में 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद अभी हम लोग अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटे हैं, जिसके माध्यम से आपको अनाज दिया जा रहा है। उसमें भी सौतेलापन हमारे साथ। हमको लगा कि भारत सरकार का दुकान से हमको सामान खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा, एफसीआई से राशन लेंगे तो हमको सस्ता मिलेगा, लेकिन एफसीआई से हमको राशन खरीदने का भी अनुमति भारत सरकार ने नहीं दिया। हमको खुले बाजार में महंगे दर में चावल खरीदकर, अनाज खरीदकर आप लोगों को बांटना पड़ता है। और आज उस अनाज में हमने एक और बढ़ोतरी किया है। आने वाला समय में 1 किलो दाल भी उसमें हम आपको मुफ्त में देंगे। मकान और रोटी की बात हो गई, और कपड़ा तो धोती साड़ी से तो हम दे ही रहे हैं जी, साल में 2 बार। हर गरीब को 10 रुपया में धोती साड़ी उपलब्ध है। तो रोटी कपड़ा मकान की समस्या खत्म, और आने वाला समय में इसको और मजबूत करना है। झारखंड बने हुए 20 साल 23 साल होने जा रहा है। कुछ सालों के बाद ही 25 साल का हो जाएगा।
मतलब युवा झारखंड। लेकिन इस झारखंड का इन लोगों ने खून चूसने का काम किया और आज इस राज्य को बीमारू राज्य बना दिया। इसीलिए आज जितनी भी योजनाएं हमने बनाई है, इस राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इस युवा राज्य को ताकत देने के लिए किया है, क्योंकि इस राज्य का 80% हमारा आदमी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, गांव में रहता है। आज देखिए यहां पर हम लोग का पीछे जो होर्डिंग लगा है, इसमें सभी नेताओं का नाम लिखा हुआ है, विपक्षों का भी नेताओं का नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये सरकारी कार्यक्रम में ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग दूसरा कार्यक्रम आयोजित करेंगे और दूर से पत्थर फेंकने का काम करेंगे। आपके अच्छे खाने बनाए हुए पर किरासन तेल छिड़कने का काम करेंगे ताकि आपको भूखा रहने पर मजबूर होना पड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार उनकी चोरियों को भी समझ चुका है। 20 सालों में किस तरीके से आपको लूटने और समाप्त करने का काम किया गया। याद कीजिए वो दिन, साल भर पहले, 1.5 साल पहले की बात, कि दिल्ली के अंदर 1 साल तक किसानों ने दिल्ली को घेर के रखा था, क्योंकि काला कानून किसानों के लिए लाया जा रहा था। अगर वो कानून लोकसभा में पारित हो जाता तो इस देश का एक भी किसान हम लोगों को दिखाई नहीं देता। आज उन किसानों ने 1 साल दिल्ली को घेर के रखा। इस दौरान सैकड़ों किसानों की जानें चली गई। धूप, गर्मी, बारिश में सारा किसान सड़कों पर 1 साल तक डटा रहा और केंद्र सरकार को मजबूर किया कि उस काला कानून को पास करोगे तो तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। और अंतोगत्वा उन लोगों ने वो काला कानून वापस लिया। उसी प्रकार अपना हक अधिकार की बात हम करते हैं तो हमारे पीछे सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। तरह तरह के झूठा आरोप लगा करके एजेंसियों को हमारे के सामने दौड़ा दिया जाता है कि पकड़ लो, जेल में ठूस दो, ये काम ना कर पाए। क्योंकि हम तो गरीब गुरुआ लोगों का ही हम लोग का पार्टी है। आज क्यों नहीं 20 सालों में यहां बुजुर्गों को पेंशन मिला नहीं? क्यों 20 सालों में सभी विधवाओं को पेंशन मिला नहीं? क्यों आज इस राज्य के विकलांगों को पेंशन मिला नहीं? क्यों हमारे आने वाले पीढ़ी बाल बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं हुई? आज आप यही देखिए, आज अपने राज्य की शिक्षा को मजबूत करने के लिए आज के प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चे भी कंपटीशन में अव्वल आए, इसके लिए हमने राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय बनाना शुरू किया और पहले चरण में 80 स्कूलों को हमने बनाया जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा और उसी के तरीके के शिक्षक भी उसके अंदर होंगे। हमारे राज्य में गरीबी इतनी है कि घर में अगर बेटी जन्म लेती है तो 8वां 9वां पास करने के बाद उसके मां बाप उसके लिए दूल्हा खोजने लगता है। हम उन मां बापों से विनती करेंगे इस मंच से, अब बेटियां हमारी बोझ नहीं बनेगी। उनके लिए हमने सारी योजनाएं बना दी। अब पहले चरण में सावित्रीबाई फूले योजना के माध्यम से आज हम बच्चियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो आज 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है। और आने वाला समय में अभी जो हम लोग कानून बनाए, 2 बेटियों को ही सावित्रीबाई फूले योजना का हम लाभ दे रहे हैं। इस बात की जानकारी हमें थोड़ी विलंब से मिली कि आज बच्चियों की संख्या इस राज्य में अधिक है। इसलिए अब आने वाला समय में घर में अगर 3 बेटी है, अगर 4 बेटी है, अगर 5 बेटी है, तो सभी को सावित्रीबाई फूले का योजना हम देंगे। अब आप उसको पढ़ाई मत छुड़ाइए। आगे पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा उसका भी सरकार वहन करेगी। इसका भी हम आपके लिए कानून बना दिए। आठवां, 9वां, 10वां
बच्चियों को सावित्रीबाई फूले से, फिर 10वां 11वां 12वां को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे, जिसके माध्यम से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार आपको बनना है तो आपको पता है कि डॉक्टर पढ़ने के लिए कितना खर्चा लगता है, इंजीनियर बनने के लिए कितना महंगा लगता है आज के दिन में। और इस वजह से हमारा गरीब गुरुआ लोग कोई इंजीनियर, डॉक्टर बनाता नहीं है बेचारा। कोई अपने मैरिट से निकल गया तो निकल गया, एक दो ठो, लेकिन इसका संख्या बढ़ाना होगा हमारे गरीब आदिवासी मूलवासियों के बच्चे को। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जिसके पास होगा, आने वाला समय 12वीं पास के बाद कोई भी आप पढ़ाई बड़ी से बड़ी पढ़ाई करना चाहेंगे, उसके लिए जो भी पैसा खर्च होगा, चाहे वो 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, उसका पैसा और जो आर्थिक सहायता है सरकार आपको उपलब्ध कराने का काम करेगी। और आपको कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है, जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, जमीन बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई गिरवी रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना जानवर गिरवी रखने का जरूरत पड़ेगा। और उस पैसे का गारंटर सरकार बनेगा और आपका डिग्री जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको सरकार को पैसा वापस नहीं करना है। आप जब डिग्री ले लीजिएगा, डिग्री लेने के बाद 2 साल तक आपको नौकरी नहीं मिलेगा, 1.5 साल तक, और उसके बाद नौकरी मिल जाएगी तो थोड़ा थोड़ा पैसा वापस कर दीजिए। कोई इंटरेस्ट भी उतना नहीं आपको देना है जो बैंक देता है, और बैंक तो पैसा भी नहीं देगा, लोन भी नहीं देता है पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से कई चीजें, कितना मूलवासी आदिवासी हमारा बच्चा लोग विदेशों में पढ़ने के लिए खर्चा और सपना देखता है कि खर्चा दे सकते हैं और जाओ बेटा पढ़ के आओ, कोई नहीं देखता। बाल बच्चा तो छोड़ो, मां बाप भी नहीं सोच सकता। लेकिन आज यही आपकी सरकार ने मरांगों के जयपाल सिंह पारदर्शी योजना लाया है, जिसके माध्यम से आज विदेशों में हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा विदेशों में पढ़ाई कर रहा है। हर बच्चे के ऊपर 1 करोड़ रुपया से अधिक का खर्चा हो रहा है और बिना गारंटी का उन बच्चे सब आज हमारे 50 बच्चे विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। ये देश का पहला राज्य है जो विदेशों पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे रही है और उनको पैसा भी वापस नहीं करना है। जिन अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, जिन अंग्रेजों ने हमें और हमारे पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया, जिन अंग्रेजों के विरुद्ध खरसवा गोलीकांड, गुआ गोलीकांड हुआ, आज हम अपने उन आदिवासी नौजवानों को उन अंग्रेजों के बेटों के बगल में विदेश में बैठा के पढ़ा रहे हैं। नहीं तो ये अंग्रेज के सामने कौन उसके बगल में बैठ सकता था? जमीन में बैठाता था पहले अंग्रेज लोग, लेकिन आज वही गरीब गुरुआ आदिवासी का बच्चा अब उसी अंग्रेज का बच्चा के बराबर में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करेगा और मान सम्मान के साथ सर उठा के जिएगा। तो ऐसे कई चीजें, इसलिए बच्चे अब हमारे लिए कोई बोझ नहीं होंगे। इसीलिए आज हमारा भी हक अधिकार, आप किसी के यहां मजदूरी कीजिएगा और वो पैसा आपको नहीं देगा तो आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? आप झगड़ा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? यही बात है। आज इस राज्य के खनिज संपदा सिर्फ कोयला के अंदर 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा भारत सरकार में बकाया है। जब हमने सरकार बनाया, सरकार को इन लोगों ने खोखला कर दिया। सरकार
भीख मांगने की स्थिति पे आ गई थी। फिर हमने सोचा भाई अब सरकार कैसे चलाएंगे, कहां से पैसा आएगा। हमने भी कागज पत्तर इधर उधर पलटा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा। ये राज इतना कंगाल नहीं हो सकता। बड़ा चतुराई से हम लोगों ने एक एक पन्नों को पलटा तो पता चला कि कोयला कंपनियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1,36,000 करोड़ रुपया निकला। बस तुरंत कागज पत्थर चिट्ठी पत्री हमने भारत सरकार से करना शुरू किया। हम खुद गए कि हमारा इतना बकाया निकलता है, पैसा दो। पहले तो लोग बोला ये कहां से आ गया पैसा, कोई पैसा नहीं बनता है, धक्का मार के भगा दो। लेकिन जब हमने उनको उसकी सत्यता बताया, उसको प्रूफ दिया, तब बोलता है हां देना तो पड़ेगा। लेकिन वो भी नहीं दिया, झुनझुना दिखा दिया, बदले में ईडी सीबीआई भेज दिया ताकि मुंह बंद हो जाए, भागते फिरो। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं कि भागते फिरेंगे, हम लोग भगाने वाले लोग हैं, बता देते हैं। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया हमारे पास आता तो जो वृद्धा पेंशन हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, वो वृद्धा पेंशन 2,500 टका देते। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो 10 लाख एकड़ जमीन पर नहर से पानी पहुंचाते, पाइपलाइन से पानी पहुंचाते खेतों में, और हरियाली हमारी खेतों 12 महीना रहती। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो इस राज्य के नौजवानों को 10-10 लाख रुपए दे करके स्वरोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ा देते। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमको देता तो हमारा इस राज्य की 7 पीढ़ी घर में बैठ के हम उसको खिलाते। लेकिन ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं। व्यापारियों की जमात है। व्यापारी कभी देता है, वो लेता है पहले। और आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो इन लोगों ने जो 1,200 रुपए का सिलेंडर आज हमें उपलब्ध करा रहे हैं पूरे देशवासियों को, अपने राज्यों के लोगों को 500 रुपया सिलेंडर अगर हम देते, अगर वो पैसा हमें मिलता तो ये पैसा गोलमोल चल रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आवाजाही की व्यवस्था, आपने देखा मंत्री जी ने बताया कि आज कई ऐसा हमारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहां लोग अभी भी शहर नहीं देखा है। आज उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और तो और उस ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से हमारा इस राज्य का बुजुर्ग, इस राज्य का आंदोलनकारी, इस राज्य की महिला, इस राज्य के छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेगी। अभी कई जगह शिकायत आता है कि कॉलेज बहुत दूर है, स्कूल बहुत दूर है, और सही में साइकिल से इतना दूर कैसे जाएगा। हम लोगों ने अभी ये शुरुआत किया है। अगर ये चीजें सफल हो गई तो वहां आवागमन की जो स्थिति है उन सबको ध्यान में रखकर, जहां एक बस चल रहा है, आने वाला समय में वहां पर बसों की संख्या को भी बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि लोग दिन भर, कोई सब्जी बेचने के लिए जा सकता है, कोई पढ़ाई करने जा सकता है, कोई बैंक जा सकता है, नौकरी करने जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कई लोग अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी शहर में व्यवस्था को लेकर आने वाली पीढ़ी मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए लोग गांव छोड़कर शहर की ओर आता है। लेकिन शहर बहुत अच्छा नहीं है। आज के दिन में भी शहर की स्थिति इतनी खराब है। अभी दिल्ली जाके देखिए, दिल्ली इस देश का नहीं, पूरा दुनिया का सबसे गंदा शहर हो गया। वहां लगभग सभी लोग अनेकों तरह की बीमारियों से ग्रसित है। हम लोग कभी कभी गलती से एक आध दिन जाते हैं
तो दिन भर रोते रहते हैं, आंख जलता है, गला दर्द करता है, छाती फूलने लगता है। ये हालत हो गया है। और यहां पर भी वही स्थिति शहरों की है। आज शहर में कचरा कितना इकट्ठा होता है आप देखते हैं, और शहर का कचरा फेंकने के लिए गांव में जमीन खोजी जाती है, और गांव में लोग दूसरा का कचरा हम अपना गांव में क्यों डालें। और वाकई बात सही है। यह शहरीकरण अपने आप में एक अलग समस्याएं खड़ा करने जा रहा है। अभी रांची जैसा शहर, रांची का शहर का कचरा इतना जमा हो गया कि उस कचरा को फेंकने के लिए कोई दूसरा जगह मिल देने को तैयार नहीं। अब उसको जलाना भी दुश्वार। पूरा शहर काला बादल से ढक जाएगा और लोगों को बीमारी के चपेट में ले लेगा। तो यह शहर का नतीजा है। तो जो शहर का जो व्यवस्था है, जो शहर में बिजली, पानी, सड़क है, इनको हम आपके गांव में पहुंचाने जा रहे हैं। आज जहां यहां शिविर लग रहा है, आने जाने का भी जगह नहीं है। लोग ट्रैक्टर से, टेम्पू से, बैलगाड़ी से वहां जाकर शिविर लगा रहे हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, हमने ग्रामीण सड़क जो हमेशा से पेंडिंग रहता था, इस राज्य में आज इस बार सभी पेंडिंग ग्रामीण सड़कों को लगभग 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का हमने निर्णय लिया है। अब कोई सड़क और गांव हमारा बिना सड़क का नहीं रहेगा। तो कई चीजें हैं, कुछ कुछ याद आती है तो हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोगों को बिजली भी 100 यूनिट फ्री हम दे रहे हैं, और आज इस योजना से लगभग 66,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और 100 से 400 यूनिट तक वाले लोगों लगभग 31,00,000 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो आज लगभग आपकी जो थोड़ी बहुत समस्या है उसको पूरा तो खत्म नहीं कर सकते। समस्याएं आती जाएंगी, उसका समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। हमारे किसान भाइयों के लिए बिरसा हरित ग्राम हम लोग योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, जैसे एलपीएस के माध्यम से करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है। आज बिरसा हरित ग्राम योजना लाने के पीछे का मंशा ये है कि आज जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, अभी भी देखो यहां पर हम लोग दिसंबर के महीने में बैठे हैं, लेकिन बहुत अभी आधा से अधिक लोग बिना स्वेटर का बैठा है। नहीं तो ये भी दिन था कि नवंबर के बाद से ही हम मोटा होने लगते थे, ढेर सारा कपड़ा पहनने लगते थे। ये पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जब बारिश होगा उस समय सुखाड़, जब सुखाड़ होगा उसमें बारिश, जब ठंडा होगा उसमें गरम, गरम के समय ठंडा। अब पूरा दुनिया का आबो हवा बदल रहा है, और इसका नतीजा है जल जंगल जमीन पर अत्याचार। और इसी का लड़ाई झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने लड़ा। जल जंगल जमीन को लेकर शहर में धीरे धीरे सभी जंगलें काट काट करके लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। इसीलिए शहर वासियों के लिए भी हमने योजना लाया है। शहरी इलाकों में जो एक पेड़ लगाएगा वो गेंदा का नहीं, जामुन का, इमली का, नीम का जो पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा तो हम लोग 1 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट। एक पेड़ लगाएगा 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 25 पेड़ लगाएगा तो 25 यूनिट, ज्यादा ही 50 यूनिट हो जाएगा, 125 यूनिट हो जाएगा। तो फ्री में बिजली मिल गया। तो शहर का भी पेड़ ना कटे। लेकिन मनुष्य बहुत दुष्ट किस्म का आदमी हो जाता है। जब शहर की ओर आगे बढ़ता है तो सब कुछ भूल जाता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगता है, और नतीजा ये होता है घर का, बाड़ी का पेड़ काट करके मजबूत अगल बगल देख करके अपना भी 2 मंजिला घर ठोक देता है।
आज हमें अपना गांव मजबूत करना होगा। ये राज गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है, क्योंकि इस राज का सबसे अधिक आबादी हमारे गांव में रहते हैं। तो हमें गांव को मजबूत करना है। झारखंड के इस आने वाले युवा झारखंड को मजबूत करना है, ताकि ये पिछड़ापन का जो कलंक इस राज पे लिखा रहता है, ये कलंक आने वाला ये युवा राज मिटा सके। आज इसीलिए किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, गाय, बकरी, मुर्गी, बतख सब कुछ आपको मिल रहा है। इस बार गाय बकरी के साथ साथ भैंस भी आपको अनुदानित दर पे मिलेगा। अब आप भैंस भी पाल सकते हैं। और पहले ये बेईमान पूर्ववर्ती सरकार लोग हमारे किसानों को बीमार जानवर दे देता था। जानवर बांटने के बाद 6 महीना 2 महीना में मर जाता था, और किसान बेचारा उस पर इतना मेहनत करने के बाद कोई मर जाए, दोबारा फिर हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार जो जानवर हमारे किसानों को मिलेगा वो किसान बीमाकृत जानवर मिलेगा, इंश्योरेंस किया हुआ जानवर मिलेगा। अगर वो मर गया तो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। हमने जब इसका जांच पड़ताल किया, भाई चक्कर क्या है, लोग जानवर क्यों नहीं पालते। यहां का आदिवासी मूलवासी तो सदियों से जानवर पालता आया है, हमने भी देखा है। और जानवर के खत्म होने से हमारे राज्य में कुपोषण का शिकार हमारे राज्य की महिलाएं होने लगी, और नतीजा हमारे बच्चे कुपोषित जन्म लेने लगे। जिस घर में दूध, मांस, मछली, अंडा खाने की व्यवस्था हो, वो घर कभी भूखा नहीं रह सकता, कभी कुपोषण का शिकार नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे पूर्वज आज भी यदा कदा आपको दिखेगा जो 100 साल पर पार कर रहा है, लेकिन अभी भी लाठी पकड़ के घूम रहा है। लेकिन अभी का नौजवान 50 साल नहीं बीतता, 60 साल नहीं बीतता, कोई बीमारी से मर गया, या कोई उसको शारीरिक समस्या, विकलांग पैदा हो गया। वो इसलिए कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों की परंपरा को खत्म किया, उसको सहज के नहीं रखा, उसको खा खा करके उसको हमने अपना पूंजी खत्म कर दिया। उस पूंजी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने फिर से ये पशुधन लाया है, ताकि आप जानवरों के माध्यम से भी अपना आर्थिक आय बढ़ा सके। इन्हीं जानवरों को बेच बेच कर घर द्वार चलाया जा सके। खेती बाड़ी, जो आप धान की खेती पर निर्भर रहते थे, अब आम का बागवानी कीजिए, अब लीची का बागवानी कीजिए, अब केला का बागवानी कीजिए, अमरूद का बागवानी कीजिए, कई सारी चीजें। और अभी हम लोग किसानों के लिए एक फेडरेशन लेके आ रहे हैं। फेडरेशन का नाम क्या है विनय? सिद्धू कानू कृषि और वन उपज फेडरेशन है। इसके माध्यम से आने वाला समय में जिस तरीके से धान क्रय में हम लोग एमएसपी देते हैं, तो आने वाला समय जो हम लोग का जंगलों में वन उपज होता है, इमली होता है, चिरौंदी होता है, बसकरेल होता है, रुगड़ा होता है, इस पर भी सरकार एमएसपी फिक्स करेगी। आपको बाजार में ठगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और सरकार ही उन चीजों को खरीदेगी, और आपको कहीं जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और बाजार से अच्छा दाम मिलेगा। गलती से आप बाजार में जाते हैं और अगर नहीं बिकता, दलाल लोग बड़ा होशियारी करता है। आपका साग सब्जी जब आप बाजार में जाते हैं, माथा में ढो करके 50 केजी, और वहां दलाल लोग बड़ा होशियारी से बैठा रहता है, दिन भर नहीं खरीदेगा। जब सूर्य ढलने लगेगा उस समय आपसे मोल मुलैया करता है। सुबह जब जाते हैं तो आपका सामान 100 रुपया का हो जाता है, और शाम होते हुए वो आपको 10 रुपया में बेचकर जाना पड़ता है। क्यों? 50 कोस दूर से आप माथा से उठा के लाए, फिर बेचारा माथा से उठा के कौन ले जाएगा और सड़ाएगा, फेंक दो। लेकिन अब वो दिन खत्म।
वो सारी चीजें खत्म करेंगे और आपको उन दलालों के चंगुल से भी बाहर निकालेंगे। इसीलिए हमने यह फेडरेशन बनाया कि आपके साग सब्जी को भी इसी तरीके से दलालों और बिचौलियों के बीच में ना जाना पड़े और सरकार के माध्यम से आपको उसका वाजिब मूल्य मिले और ताकि आप के जो मेहनत है वो मेहनत बेकार ना जाए। इसलिए साथी कई चीजें पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हम लोगों ने कई योजना, कई वैकेंसी के माध्यम से, जेपीएससी के माध्यम से 200-250 लोगों की नियुक्ति की, कई हजार शिक्षकों की नियुक्ति की, कई संवर्ग में नियुक्तियां की। अभी 50-60 हजार और नियुक्तियां निकलने जा रही हैं। वहां हमारे आने वाले नौजवान अपना किस्मत आजमाएंगे। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेके हम आए हैं। उसके माध्यम से महिला हो पुरुष हो, आपको कोई स्वरोजगार करना है, कोई काम करना है, खेती बाड़ी से लेकर के आप कोई राशन का दुकान, चाय का दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, सिलाई दुकान, चप्पल का दुकान, लोहा बढ़ाई का दुकान, कोई भी चीज तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं, उसमें जो आपके पास पूंजी की आवश्यकता है, आपके पास अगर पूंजी नहीं है, आप सरकार के पास आवेदन दीजिए, वो पूंजी सरकार आपको देने का काम करेगी। अभी शुरू में जब हम लोगों ने इसको चालू किया, बहुत सारे आवेदन आए। पहले तो पता लगा कि लोग शायद इस योजना को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इतना आवेदन पड़ा कि हम लोग का पैसा ही घट गया। लेकिन इस बार आप लोगों के इस रुझान को देखकर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में हम लोगों ने अतिरिक्त पैसा डाल दिया है। इसलिए आप लोग इस बार आवेदन दें। गाड़ी खरीदना हो, ट्रैक्टर खरीदना हो और भी किसी भी तरीके का, बैंक के पास जाइएगा, आपको बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि वो आप उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ बंधक देना पड़ेगा। लेकिन बंधक वो आपका जमीन नहीं ले सकता, तो आप बंधक दीजिएगा क्या? तो इन योजनाओं में आपको कोई बंधक देने का जरूरत नहीं। इसलिए आप आइए, आप स्वरोजगार पैदा कीजिए, खुद भी रोजगार पाइए, औरों को भी रोजगार दीजिए। नौकरी वाले नौकरी की तरफ जाएंगे, काम करने वाले काम की तरफ जाएंगे। हर कोई काम नहीं करेगा, हर आदमी का एक अपना रास्ता बना हुआ है। ये अन्नदाता, जिसको हम किसान कहते हैं, जिसको लोग कभी भारत किसानों का देश है, आज इन किसानों को खत्म करने की एक बड़ी योजना चल रही थी, अभी भी चल रही है। अगर वो किसान मर गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इसलिए किसान को भी मजबूत करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि हम लोग भूखा ना मरे। हम लोगों के यहां धान कराई होता है, लेकिन धान का मिलिंग नहीं होता था। इस बार हम लोगों ने बड़ी संख्या में राइस मिल लगाने का स्वीकृति प्रदान किया है, ताकि हम लोग धान क्रय अधिक से अधिक कर पाएं और उन मिलों के माध्यम से अनाज निकाल करके गरीबों के बीच में बांट सके। तो आप सब लोग इसमें भी जा सकते हैं। जो थोड़ा संभ्रांत है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, राइस मिल चला सकता है। आप लोग राइस मिल का भी आवेदन सरकार को दीजिए। राइस मिल सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि राइस मिल लगाने के लिए जमीन भी उपलब्ध कराने का काम करेगी। तो इसलिए साथी, बहुत सारा बात है। मौसम भी आज खराब है। पहले तो हम सोचे आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बहुत बादल चारों तरफ घिरा हुआ है। अभी हम लोग एक और 2 कार्यक्रम में जाएंगे,
इसीलिए हम और नहीं बात करते हुए इन्हीं बातों के साथ सब अपनी बातों को समाप्त करेंगे। लेकिन मैं इस सभा से जानना चाहूंगा, आप लोग आवाज दीजिए कि हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलता है? आवाज कम है। पेंशन मिलता है? हमारे महिलाओं को पेंशन मिलता है? हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले का योजना मिलता है? वह बच्चियों का आवाज बहुत दूर है। और हमारे विपक्ष लोग बोलता है कि ये सब काम बेकार है, कोई काम नहीं होता है। खैर, देखने का अपना अपना नजरिया है। हम जिस चश्मा से देख रहे हैं, यहां पर इस मैदान में खचाखच लोग भरे पड़े हैं, हट नहीं रहे, लेकिन लगता है वो लोग शीशा का चश्मा नहीं, टीन का चश्मा पहनता है, इसीलिए उन लोगों को नहीं दिखता है। खैर, जिसको कोई देखना है देखे। थोड़ा सा इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा, बहुत जल्द अब चुनावी समर की तैयारी होगी और बड़े लोग हम लोग के गांव और आसपास के इलाकों में आएंगे। कुछ हमारा ही भाई गोतिया लोग, कोई सोरेन पारिस, कोई मुंडा पारिस, कोई मरांडी पारिस, कोई बोदरा पारिस, कोई हो पारिस करके लोग होगा और वो लोग उनका एजेंट बन करके हमें बेवकूफ बनाने का काम करेगा। याद रखिएगा, 20 साल हम लोगों को राज लेने में, 40 साल लगा राज लेने में, और इस मुख्यमंत्री का कुर्सी लेने में भी 20 साल लग गया। अब इस बार इनको इस तरीके से, पहले तो बोला कि यहां का आदिवासी लोग राज लेगा, यहां का आदिवासी लोग तो हड़िया पी के पड़ा रहेगा पेड़ के नीचे। हम लोग राज भी लिया। अब उसके बाद जब सरकार बनाए तो बोलेगा इन लोग सरकार कहां से चलाएगा, 2-4 महीना के बाद गिर जाएगा। और रोज सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से इन लोग सरकार गिराने के पीछे पड़ गया। कभी इधर से विधायक लोगों को खींच के ले जाए, कभी उधर विधायक लोगों को घसीट के ले जाए, लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हुए। और ये सरकार 29 तारीख को 4 साल पूरा करेगी। 4 साल नहीं, आने वाला समय भी इसी राज्य के मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनेगी। इन्हीं बातों के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मेरी ओर से जोहार। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें, आभार करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हरी पगड़ी में मुनका मांडी हमारे आदरणीय गण बैठे हैं। आप